लौह धातु। लौह धातु धातु वर्ग के अंतर्गत आने वाली चौथी धातु है। इससे पहले हम स्वर्ण, रजत और ताम्र धातु हैं, इनके बारे में बता चुके हैं। लौह धातु जिसे कि संस्कृत में अयस बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको आयरन, लैटिन में इसको फेरम बोला जाता है। इसका जो परमाणु भार है वो 55.85 है और जो परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 26 है। इसके पर्यायों में अयस है, अयस जो कि उसका बहुत प्राचीन नाम है और जितने भी रसशास्त्र के जो लिटरेचर है पुरानी उसमें अयस नाम से ही इसकी पहचान है। या इसको काला अयस भी बोलते हैं क्योंकि काले वर्ण का होता है। शस्त्र लोह क्योंकि इससे शस्त्र बनाए जाते हैं। सार लोह जो धातु वर्ग है उसके भेद में एक सार लोह आता है जिसमें कि 4 धातु के बारे में बताया गया, तो इसलिए उनमें से ही ये एक है सार लोह। इसके अलावा इसको तीक्ष्णक बोलते हैं क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण होती है, इसलिए इससे क्या है शस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको तीक्ष्णक भी कहा गया है। परिचय में क्या होगा, ये हल्के भूरे वर्ण की चमकीली धातु होती है। एटमॉस्फेयर में अगर यानी कि वातावरण में इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो वातावरण की ऑक्सीजन और उसकी नमी की से ये रिएक्शन करके लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। ये कैसा होता है, मजबूत होता है, मृदु होता है और आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय मतलब जैसा ही हम इस पे आघात करेंगे उस हिसाब से ये फैलता है और ये टूट जाता है, मतलब ये रिएक्ट करता है आघात करने से। ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो खनिज रूप में मिलता है, वनस्पति के रूप में मिलता है और तीसरा प्राणिज होता है। खनिज रूप में इसके बहुत सारे खनिज हैं जैसे गैरिक है, मार्क्सिक है या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, विमल है। वनस्पति के रूप से ये वनस्पतियों में मिलता है जैसे पेड़ों की हरी पत्तियों में, चौलाई में। इसके अलावा फ्रूट्स में भी आता है, अमरूद है, आंवला है, पपीता है, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर ही मिलता है। सब्जियों में जैसे प्याज हो गई तो इन सब में ये मिलता है, पालक है। प्राणीज में ये जो प्राणी है उसके क्या है, रक्त में आयरन की मात्रा पाई जाती है। लोह के जो प्रधान खनिज है जैसे कि मैं बताया कि खनिज रूप में है, गैरिक है, इसका यही महत्वपूर्ण है कि इसका खनिज है गैरिक। इसमें सबसे अधिक मात्रा में हम लोह प्राप्त करते हैं। इसे रेड हीमेटाइट यानी कि Fe2O3 कहते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है ग्रे हीमेटाइट जो कि कपिल वर्ण का होता है। ये Fe2O3 3S2O है। फिर मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, सिडेराइड FeCO3, रोपे मार्क्सिक के बारे में हम जब पढ़ा था तो वहां बताया था कि इसमें आयरन की मात्रा होती है। क्यों? क्योंकि ये Fe2S3 है। कासीस होता है Fe2SO4 7S2, ऐसे ही स्वर्ण मार्क्सिक है और फिर विमल। तो इस तरीके से जो लोहे हैं इसके मुख्य खनिज है ये। भेद में अगर देखा जाए तो इसके सतह समुच्चय कार्य के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं। एक मुंड लोह है, तीक्ष्ण लोह है और तीसरा कांत लोह होता है। इसमें से जो ये तीनों के ही क्या है, अलग अलग तरीके से भेद बताए गए हैं। जैसे कि मुंड लोह है उसके 3 भेद हैं, तीक्ष्ण लोह है इसके 6 भेद हैं, कांत लोह है इसके 5 भेद हैं। तो इस तरीके से हम इसके भेदों की संख्या को 365 करके याद कर सकते हैं। तो जो मुंड लोह है ये कैसा श्रेष्ठ बताया गया है। जो तीक्ष्ण लोह है इसको श्रेष्ठतर कहते हैं और जो इसमें जो सबसे श्रेष्ठतम होता है वो कांत लोह, यानी सबसे अच्छा जो है वो कांत लोह बताया गया है। मुंड लोह है इसको कास्ट आयरन भी बोलते हैं, इसको पिग आयरन भी बोलते हैं। इसके 3 भेद कौन से हैं, मृदु है, कुंठ है और कडार है। इस तीक्ष्ण लोह को रोट आयरन भी बोलते हैं। इसके जो 6 भेद हैं, खर है, सार है, हरनाल, तरावट, वाजीरो, काल लोह। इसी तरीके से जो कांत लोह है इसको मैग्नेटिक यानी कि इसमें मैग्नेटिक पावर होती है इसलिए इसको मैग्नेटिक आयरन बोला जाता है। इसके 5 भेद, भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक और रोमकांत। तो इस तरीके से जो इसके जो भेद हैं वो बताए गए हैं। इसमें से जो औषधि कार्य के लिए हम तीक्ष्ण लोह भी ले सकते हैं और कांत लोह भी ले सकते हैं। दोनों ही क्या है, औषधि निर्माण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब है इसके बाद में जो मुंड लोह है उसके 3 भेदों में कौन सा है, मृदु लोह। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मृदु लोह। तो ये इतना मतलब जब हम इसको मृदु होता है कि इस पे आघात करते हैं तो क्या होगा, ये जल्दी से टूटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, मुड़ जाता है, चिकना होता है और ये उत्तम प्रकार का बताया गया है।
इसको अग्नि पर तपाने पर क्या हो जाता है, ये शीघ्र द्रवित हो जाता है। जो मृदु लोह है, जो मुंड लोह है, उसकी ये खास बात है कि जब इसको हम अग्नि पर तपाते हैं तो क्या होगा, ये द्रवित हो जाता है। फिर इसके बाद है कुंड मुंड लोह। ये क्या होता है, ये आघात वर्धनीय होता है। मतलब जब हम इसके ऊपर आघात करते हैं तो आघात करने से क्या होता है, ये फैल जाता है, लेकिन क्या है, बड़ी कठिनाई से फैलेगा क्योंकि मृदु में आ रहा है, तो इसलिए क्या है। और ये कैसा होता है, ये मध्यम प्रकार का होता है और अधम भी इसको बताया गया है, क्योंकि ये भी क्या होगा, अग्नि के संपर्क में आने पर क्या होगा, शीघ्र द्रवित हो जाता है। कौन से पे, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए इसको द्रुत द्राव भी कहा गया है। फिर इसका तीसरा भेद होता है कडार। कडार पे क्या है, जब हम इसके ऊपर आघात करते हैं तो ना तो ये फैलेगा और ना ही क्या होगा, ये मुड़ेगा, बल्कि क्या होगा, ये फट जाता है। तो ये इसका एक वो क्या, ये भी कैसा होता है, कृष्ण का होता है, ये निकृष्ट माना गया है। तो इनमें से उत्तम कौन सा है, मृदु वाला है, यानी कि मृदु मुंड उत्तम होता है। कुंड वाला कैसा होगा, मध्यम होगा या अधम भी कह सकते हैं। और जो कडार वाला होगा ये सबसे निकृष्ट माना गया है। जो मृदु वाला है ये क्या होगा, तीनों को ही हम अग्नि पर तपाएंगे क्या, द्रवित हो जाते हैं। उसमें से मृदु वाला है वो शीघ्रता से द्रवित होता है, और ये वाला 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो मृदु वाला है वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, लचीला, मुड़ जाता है। जो कुंड वाला है ये कैसा होगा, ये आघात पे बहुत कठिनाई से क्या होगा, फैल जाएगा। जबकि जो कडार वाला है ये क्या होगा, फट जाता है। तो इस तरीके से इसके जो भेद हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद है फिर तीक्ष्ण लोह। जो तीक्ष्ण लोह है ये 6 प्रकार का बताया गया है। इसमें से खर है। खर कैसा है, ये कैसा होता है, कठोर होता है। जो तीक्ष्ण लोह की जो पहचान है, ये पोगर रहित है या पोगर। पोगर मतलब जब हम लोहे को तोड़ते हैं तो उसमें सोतरिक या तंतुर के समान जो रचना दिखाई देती है उसी को ही पोगर कहा गया है। तो ये कैसा है, ये कठोर होता है। और क्या होता है, इसमें पोगर नहीं होते हैं। जिसका क्या है, तुरंत कटा हुआ अगर हम इसका भाग देखेंगे तो वो कैसा अंदर से पारद के समान कैसा चमकीला दिखाई देता है और कैसा टूटने वाला होता है। जो तीक्ष्ण लोह की खास बात होती है कि ये टूटने वाला होता है। तो कैसा होगा, ये खर लोह कठोर होगा, पोगर रहित होगा और टूटने वाला होगा। जो सार लोह है, ये जो संरचना है इसमें पोगर होंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको आघात से जब पटकते हैं तो ये कैसा भंगुर धार वाला होता है और पोगर होते हैं। यानी कि खर वाले में पोगर नहीं थे, सार वाले में पोगर है। कठोर ये भी है और कठोर वो भी है। और जब टूटेंगे तो जो खर वाला है तुरंत टूट जाता है और कैसा चमकदार, जबकि ये क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगाता है टूटने में, पटकने पर जो है टूटता है। हरनाल वाला कैसा होगा, ये कृष्ण पांडु वर्ण का होता है और इसमें भी पोगर होते हैं। तो पोगर कैसे होते हैं, ये अरण्य के बीच के सदस्य पोगर संरचना होती है। ये भी टूट जाता है और कैसा अत्यंत कठिन होता है। यानी कि ये बाकी ऊपर की जो दो है उससे भी कठिन बताया गया है। जो तारावट है ये भी पोगर होता है। इस पे जो पोगर होते हैं वो रोम की संरचना जैसे होती है उस तरीके से दिखाई देता है। ये भंगुर होता है, यानी कि टूट ये भी जाएगा लेकिन कैसे बिल्कुल भंगुर, जरा से आघात करेंगे तो तुरंत टूट जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये तारावट कहा गया है। जो वाजिर है, वाजिर यानी कि डायमंड को ले सकते हैं। तो जैसे हीरा कठोर होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी कठोर होता है, चमकीला होता है। और जब हम इसको मतलब तोड़ेंगे तो इसमें सूक्ष्म रेखाओं से ये युक्त होता है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, पोगर होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। जो काल तीक्ष्ण लोह है ये भी कैसा होता है, चमकदार होता है, नील कृष्ण वर्ण का होता है, अत्यंत स्निग्ध होता है, गुरु और लोहादि के आघात से क्या होता है, ये एकदम से नहीं टूटता है। इसको ये क्या होता है, ये टूटने में टाइम लेता है। तो जो तीक्ष्ण लोह होगा ये आघात करने से टूट जाएगा। तो सर में क्या था, खर वाले में क्या था, ये क्या था, ये ही पोगर रही था। बाकी जो इसकी जो भेद है उस सब में पोगर की संरचना थी। ये भी टूटता है। और जो सार लोह वाला है ये थोड़ा सा भंगुर होता है, टूटता है। ये भी हरनाल वाला बहुत कठिनाई से टूटता है। जो ताराव्रत होता है ये भी भंगुर होता है, मतलब थोड़े से आघात से ये टूट जाता है। जो वाजिर है ये इसमें डायमंड के समान संरचना, ये मतलब जो पोगर होते हैं ये भी टूटने वाला होता है। जो काल वाला होता है ये कैसा, नील और कृष्ण वर्ण का होता है, चमकदार, शांत होता है। ये भी क्या होता है, ये भी एकदम से नहीं टूटता है, यानी टूटने में टाइम लेता है। तो इस तरीके से जो तीक्ष्ण लोह है उसके 6 भेद जो है वो बताए गए हैं। पोगर अभी मैंने बताया, पोगर को क्या कहते हैं, इसके पर्याय अंग भी बोलते हैं, छाया बोलते हैं, या इसको वंग भी कहा गया है। लोहे को तोड़ने पर उसमें भंगुर या फिर केशाकृति की जो रचना दिखाई देती है उसी को ही पोगर कहते हैं।
तो ये हो गया तीक्ष्ण। अब तीक्ष्ण की परीक्षा कैसे करेंगे कि ये तीक्ष्ण है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आंवला और जो कासीस है इन दोनों को लेकर के पीस करके इसका कल्क बना लेंगे। अब उस कल्क से जो तीक्ष्ण लोह का जो बर्तन है या तीक्ष्ण जो है उसको जब हम मांजते हैं तो बिल्कुल एकदम वो क्लीन साफ हो जाता है, जैसे कि दर्पण की तरह, मतलब दर्पणवत हो जाता है। तो इसीलिए तो इसका मतलब क्या जाने, इसका मतलब ये तीक्ष्ण लोह है। और यही क्या है, भस्म निर्माण की प्रक्रिया में श्रेष्ठ होता है। ये तो पहले पढ़ा ही है, जो इस तरीके का तीक्ष्ण लोह निकलेगा। अब इसके बाद में कांत लोह। कांत लोह में क्या होगा, ये 5 भेद बताए गए हैं। कांत लोह में क्या, मैग्नेटिक पावर थी, तो इसमें क्या है, उसी मैग्नेटिक पावर के आधार पर कि किस तरीके से वो आकर्षित करता है, तो वही भेद बताए गए हैं। जैसे कि भ्रामक है, तो भ्रामक क्या होगा, इस तरीके का जो लोह है, जो लोहे के जो चूर्ण होते हैं आमतौर पर, चाहे वो मृदु हो या तीक्ष्ण के लोह हो, उसको क्या करता है, या लोहे की छोटी छोटी चीज जो है जब इसके संपर्क में आती है तो वो घूमने लगती है, घुमा देता है। तो क्यों घुमा देता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पावर है। तो इस तरीके का जो लोह है उसको भ्रामक लोह कांत लोह कहते हैं। चुंबक कांत लोह में क्या होगा, कोई लोहे की चीज या लोहे चूर्ण उसके समीप में आएंगे तो क्या होगा, इससे आकर के चिपक जाएंगे, तो ये चुंबक हो गया। कर्षक भी क्या है, ये मतलब अपनी तरफ ये आकर्षित करता है, आकर्षित करेगा और फिर क्या होगा, अपने से चिपका लेगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये कर्षक कांत लोह कहा गया है। ऐसे ही क्या है द्रावक। द्रावक में क्या होगा, ये भी जो लोहे के चूर्ण है या लोहे की कोई भी वस्तु होती है उसको या तो पीछे की तरफ धकेलता है या फिर अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इस तरीके का जो लोह है कांत लोह, उसको द्रावक कांत लोह कहा गया है। ऐसे ही रोम कांत है, इसमें भी क्या है, ये लोहे की चूर्ण या उसको क्या है अपनी तरफ आकर्षित करेगा और अपने से चिपका लेगा। तो ये इस शेप में चिपकाता है कि जब इससे मतलब जब लोह इस वाले लोह से जो चिपकता है लोह चूर्ण, वो ऐसे चिपकेगा जैसे कि रोए जैसे खड़े हो, तो रोए की भांति चिपक करके रहता है। तो इसीलिए इसको क्या है, रोम नाम इसलिए दिया, जैसे रोम होता है ना, रोए होते हैं, खड़े रहते हैं, उस तरीके से इसमें चिपकता है, तो इसीलिए इसको रोम कांत लोह कहा गया है। इसके अलावा इसमें क्या है, जो भ्रामक वाला है ये कनिष्ठ होता है, चुंबक वाले को मध्यम कहा गया है, जो कर्षक वाला है ये उत्तम है, और जो द्रावक है इनमें से यही सबसे उत्तमोत्तम माना गया है। अब इसमें से जो भ्रामक है और जो चुंबक वाला है ये लोहवादियों का नाश करने वाला होता है, और जो कर्षक है और जो द्रावक है ये देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाला होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।